आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की, एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिसने कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक बेस प्रदान किया है और जिसके प्रिंसिपल के आधार पर या जिसके फार्मूलाज के आधार पर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को आज तक चलाते आ रहे हैं। तो वो फेमस नाम है डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम। आपने इसका नाम सुना होगा फर्स्ट ईयर में जब आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी। लेकिन आज हम सेकंड ईयर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, कि इसका रिवाइज्ड वर्जन या हम कह सकते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मॉडिफाइड वर्जन। अब देखिए, कोई चीज़ जो चेंज होकर हमारे सामने आई है तो हाउ डू वी नो कि वो चेंज है, कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता चलता है कि उसका जो प्रीवियस वर्जन है वो कैसा था, उसके बारे में अगर हमें नॉलेज हो, उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग हो, तब हम कह सकते हैं भाई हाँ ये चीज़ नई है, इन एस्पेक्ट्स में नई है या इसमें ये बदलाव किए गए हैं। तो इसीलिए मैंने जो है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर एक दो कॉलम बनाए हैं, जिसमें पहले कॉलम में हम बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्सोनॉमी की या ओरिजिनल टैक्सोनॉमी की, दूसरे कॉलम में हमने लिखा है रिवाइज टैक्सोनॉमी या न्यू टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको हम कॉलम वाइज या पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि क्या पहले था और अब क्या नया है, तो आपको इससे आसानी होगी समझने में। अब सबसे पहली बात तो जो ब्लूम साहब हैं उन्होंने क्या दिया, उन्होंने जो है डोमेन्स हमें दी थी, starting from cognitive domain that was given in 1956 by Benjamin S. Bloom and his co-workers। उनके जो co-workers थे, जो कलीग्स थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा हम रिवाइज भी करेंगे इसको कि भाई उस ब्लूम टैक्सोनॉमी के देने के पीछे मकसद क्या था। देखिए, मकसद ये था कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या उसके साथ जुड़ी हुई जो असेसमेंट प्रोसेस है, वो जब चलती है या वो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जाती है तो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है या कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। वहाँ भाई हम जो एफर्ट कर रहे हैं उस एफर्ट के रिगार्डिंग क्या हमें कोई फल मिल रहा है, हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो उस फल को देखना, उस रिजल्ट को देखना और उसको डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू चेक करना। इसके लिए उन्होंने जो है एक हायरार्की हमें दी थी और मेन 3 डोमेन उस टाइम पर आई थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, जिसे हम ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक डोमेन्स के नाम से जानते हैं। और इन तीनों डोमेन्स में जो मेन फोकस रहा ब्लूम साहब का वो था कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर, जो कि ज्ञानात्मक पक्ष हम जिसको बोलते हैं। और इस कॉग्निटिव डोमेन को उन्होंने 6 जो है टर्म्स में उन्होंने डिवाइड किया था। अब पॉइंट वाइज हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि रिवाइज्ड में क्या रिवाइज्ड है, क्या चेंज है, क्या नया है। तो फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हु हैज़ गिवन, इट इज़ गिवन बाय बेंजामिन एस ब्लूम इन 1956। दूसरी रिवाइज्ड या न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी गिवन बाय वन ऑफ हिज फॉर्मर स्टूडेंट लॉरिन एंडरसन इन 2001। जैसा कि अभी हमने बात की कि बेंजामिन साहब ने या ब्लूम साहब ने अकेले नहीं बनाई, उन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर जो है इस पर काम किया, लेकिन मेन प्रोपाउंडर ब्लूम साहब ही माने जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ इनका जो स्टूडेंट है लॉरिन एंडरसन, इनका अकेले का काम नहीं है, इन्होंने हर फील्ड से बंदों को चुना, अपने साथ लिया। उसमें करिकुलम प्लानर्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, असेसमेंट या इवैल्यूएशन के एक्सपर्ट्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे। तो सभी टीम्स को, सभी फील्ड के बंदों को मिलाकर एक टीम एक अच्छी बनाकर उन्होंने 2001 में इस टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया ताकि बदले हुए समय में कुछ डायनामिक मॉडल हमें मिल पाए, जिसके आधार पर हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें और जो अप टू डेट चीज़ें चाहिए एजुकेशन के फील्ड में उनको हम आगे ला सकें। तो ये तो बात हुई पहले डिफरेंस की। अब हम चलते हैं दूसरे डिफरेंस की तरफ। अब कहते हैं कि जो ओल्ड टैक्सोनॉमी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जबकि नए टैक्सोनॉमी को इन्होंने नाम दिया है टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। अभी मैंने बात की कि भाई लॉरिन एंडरसन ने जो है हर फील्ड से बंदों को जोड़ा,
टीचिंग के फील्ड से, लर्निंग के फील्ड से, साइकोलॉजी के फील्ड से, असेसमेंट के फील्ड से, और इन तीनों चीज़ों पर फोकस किया। इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया है टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, यानी शिक्षण, अधिगम और आकलन का वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी का आपको मीनिंग हालांकि पता ही होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये इसका मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो ये तो बात हुई 2 पॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें है कि लेवल्स। लेवल के जो नाम हैं वो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी में या पुरानी टैक्सोनॉमी में नाउन वर्ड से दिए गए हैं, संज्ञा शब्द को उन्होंने उपयोग किया है। और जबकि जो नई टैक्सोनॉमी है उन्होंने एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स यूज किए हैं इंस्टेड ऑफ नाउन्स। कौन सी है? जैसे रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, करेक्टिंग एक्सेट्रा, ये चीज़ें। तो ये 3 जो है अभी तक के मुख्य डिफरेंस हैं। अब कोग्निटिव डोमेन के हम डिफरेंस की आज हम मुख्यतः बात करने जा रहे हैं, जो कि रिवीजन का पार्ट है, जो रिवाइज की गई है। अब कोग्निटिव डोमेन में 6 मुख्य लेवल रहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है, आज उसको दोबारा मैंने इन टर्म्स को लिखा है। तो वो 6 लेवल कौन से हैं? वो अरेंज है लोवेस्ट टू हाईएस्ट। वो थे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और लास्ट में इवेल्युएशन। ये जो है एक हायरार्की की फॉर्म में है, फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर, फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। अब लोअर टू हायर का क्या मतलब है? लोअर टू हायर का क्या ये मतलब है कि सबसे पहले जो लेवल अचीव करेगा बच्चा वो होगा नॉलेज का। वो लेवल अचीव करने के बाद फिर वो कॉम्प्रिहेंशन पर जाएगा, और जब ये दोनों लेवल अचीव हो जाएंगे, नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन वाला, तब वो मूव करेगा एप्लीकेशन की तरफ, और जब ये तीनों अचीव हो जाएंगे तो वो एनालिसिस की तरफ जाएगा। तो क्रम के अनुसार चलना है। ऐसा नहीं है कि आप नॉलेज से डायरेक्ट इवेल्युएशन पर छलांग लगा दोगे, नहीं। हर एक लेवल की प्राप्ति के लिए आपको पिछले लेवल को अटेन करना या प्राप्त करना जरूरी है, मस्ट है। यहाँ नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन दोनों जब तक अचीव नहीं होंगे तब तक आप उस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसी तरीके नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन करने के बाद आप उसको एनालिसिस आप कर सकते हो, और ये एनालिसिस करने के बाद फिर आप सिंथेसिस कर सकते हो। ये और 5 लेवल अचीव करने के बाद ही इवैल्यूएशन किया जा सकता है। ये एक हायरार्की है, ये एक क्रम है, ये एक श्रृंखला है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। या अकॉर्डिंग टू रूल जो कि बेंजामिन साहब ने दिया था, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये ऐसे ही मूव करेगा लोअर टू हायर। अब ये बात हुई जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल थे। अब कहते हैं कि जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है उसमें कितने हैं? तो उसमें भी 6 ही हैं। तो इसमें जो मुख्य जो 2 बदलाव किए गए हैं वो ये है कि एक तो 3 लेवल्स के नाम चेंज किए गए हैं, और जो टॉप 2 लेवल्स थे उनको इंटरचेंज किया गया है। मैंने इसमें मार्क भी किया है। तो यहाँ इसका नाम नॉलेज था, यहाँ हो गया रिमेम्बरिंग। यहाँ इसका नाम कॉम्प्रिहेंशन था दूसरे लेवल का, और यहाँ हो गया नए वाली में अंडरस्टैंडिंग। उधर थर्ड वाला एप्लीकेशन है तो यहाँ अप्लाइंग है। ये डिफरेंस तो आपको मैंने बता चुका। यहाँ नाउन वर्ब्स हैं, यहाँ वर्ब्स हैं, यहाँ एक्शन वर्ड्स हैं, इसलिए वो एप्लीकेशन है तो यहाँ अप्लाइंग है। ये डिफरेंस रहेगा, लेकिन बात सेम है। तो फोर्थ है इसमें एनालिसिस, यहाँ एनालाइजिंग। फिफ्थ इसमें सिंथेसिस लिया है, लेकिन यहाँ रिवाइज टैक्सोनॉमी में इन्होंने जब बात की बैठकर आपस में, जब प्लान बनाया, इन्होंने कहा भाई छठे वाले को आप 5वां बना दो, लास्ट वाले को आप सेकंड लास्ट बना दो। तो यहाँ जो नई टैक्सोनॉमी है उसमें इवेल्युएटिंग पहले आ गया कि पहले आप वैल्यू जजमेंट करो और उसके बाद क्रिएटिंग करो, उसके बाद निर्माण की तरफ आओ। लेकिन यहाँ क्या है कि एनालाइज मतलब टुकड़ों में बांटो, उसके बाद उसको कुछ निर्माण करो, मतलब सिंथेसिस करो, और फिर इवेल्युएशन करो। वहाँ इवेल्युएशन लास्ट में है, यहाँ इवेल्युएशन सेकंड लास्ट है। ये जो है इसमें चेंज है। और दूसरा क्या था कि यहाँ सिंथेसिस है, तो सिंथेसिस को यहाँ नाम चेंज कर दिया गया है, रीनेम कर दिया गया है क्रिएटिंग वर्ड से। ठीक है जी। तो ये नाउन वर्ब्स हैं, वर्ड्स हैं, और ये वर्ब्स हैं। ये है, ये इसमें डिफरेंस है। अब कहते हैं कि ये डिफरेंस ओरिजिनली या प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस लेकर आते हैं कि भाई ये नाउन थे तो ये एक्शन वर्ब हो गए, वर्ड्स हो गए या वर्ब्स हो गए। डिफरेंस क्या है? मीनिंग तो वही है। हाँ, ये मैं बात मानता हूँ कि मीनिंग वही है, लेकिन अप्रोच में
और एटीट्यूड में चेंज लाने की कोशिश की गई है। कैसे? कहते हैं कि यहाँ इन लेवल्स के द्वारा फोकस किया गया है एबिलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर, कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी डेवलप हुई या नहीं हुई वो चेक किया जाएगा टीचिंग लर्निंग के बाद या टीचिंग लर्निंग के द्वारा। यहाँ ये कहता है कि ये एक डायनामिक मॉडल है और ये जो वर्ब्स हैं वो क्या बताती हैं कि बच्चे ने या स्टूडेंट ने अपनी कौन सी मानसिक शक्तियों का यूज़ किया है इन एक्वायरिंग एंड यूजिंग नॉलेज। तो ज्ञान को या नॉलेज को ग्रहण करने के लिए और उसको उपयोग में लाने के लिए बच्चा कौन कौन सी अपने दिमाग की या अपने इंटेलेक्चुअल जो प्रोसेसेस हैं वो कौन सी मानसिक शक्तियों का उपयोग में ला रहा है, वो उस बात पर जोर है कि यहाँ कोशिश की गई है कि बच्चा डायनामिक रहे, लर्नर डायनामिक रहे। और यहाँ फोकस ज़्यादा किस पर है? यहाँ ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है टीचर के कंधों पर कि वो एबिलिटी डेवलप करवाएगा। लेकिन यहाँ क्या कोशिश की गई है कि जितना टीचर एक्टिव है उतना स्टूडेंट भी एक्टिव रहे तो बात बनेगी, तो ये लेवल्स अचीव हो पाएंगे और इसको अचीव करने में आसानी हो पाएगी। तो ये बड़ी चीज़ है और इसीलिए हम इसको कहा गया है इनके द्वारा कि ये हमने डायनामिक मॉडल एक दिया है जो कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी है, जिसमें लर्नर भी उतना ही एक्टिव है जितना कि टीचर। और आप लोगों ने अपने अब तक के एक्सपीरियंसेस में ये देख भी लिया होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो हम अगर अपना कंपैरिजन करें कि जब हम लोअर क्लासेस में थे, फर्स्ट में, सेकंड में या केजी में, और जो आजकल के बच्चे हैं वो जो केजी क्लासेस में हैं या फर्स्ट क्लास में हैं, उनका लेवल क्या है या वो क्या क्या चीज़ें जानते हैं और हम क्या क्या चीज़ें जानते हैं, हम कितने एक्टिव रहते थे और वो कितने एक्टिव हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, चीज़ें नई नई आ गई है, तब टेक्नोलॉजी का लेवल कुछ और था, आज टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो उस हिसाब से चीज़ों को हमें मॉडिफाई करना ही करना पड़ेगा। तो पुराने समय में टीचिंग लर्निंग का जो बेस था वो बेंजामिन एस ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर आधारित था और आज जो वो आधारित होना चाहिए इस टेक्नोलॉजी एरा में वो होना चाहिए रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर, ताकि और ये कहती है कि जितना लर्नर एक्टिव रहेगा उतना ही वो सीखेगा और उसको एक्टिव रखना भी ज़रूरी है। तो मैं एक बार दोबारा से इसको समअप कर रहा हूँ कि क्या चेंज हैं। दो मुख्य चेंज हैं। एक तो 3 जो लेवल्स हैं उनका नाम चेंज किया गया, नॉलेज को बनाया गया रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रिहेंशन को बनाया गया अंडरस्टैंडिंग, सिंथेसिस को बनाया गया क्रिएटिंग। और इसके अलावा जो टॉप 2 लेवल्स थे उनके इंटरचेंज किया गया। यहाँ इवैल्यूएशन लास्ट में रखा गया, यहाँ इवैल्यूएशन सेकंड लास्ट पर रखा गया और लास्ट में आया क्रिएटिंग। एक बार मैं आपको इसका छोटा छोटा मीनिंग भी बताना चाहूँगा थोड़ा थोड़ा। नॉलेज मीन्स टू रिकॉल और टू रिमेंबर द थिंग्स। कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि उसके मीनिंग को बता पा रहा है स्टूडेंट या नहीं बता पा रहा है, या उस सीखी गई चीज़ को वो अपने शब्दों में डिफाइन कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग है, अन्यथा नहीं है। इसी तरीके एप्लीकेशन और अप्लाइंग, मतलब जिस चीज़ की उसने अंडरस्टैंडिंग ले ली, जिस चीज़ की नॉलेज ले ली, जिस ज्ञान की या जिस कंसेप्ट की, उसको क्या उसको अप्लाई करना आता है? हाँ आता है, या उसको यूज़ कर पा रहा है तो वो इस स्तर तक पहुंच गया। अब अप्लाई करने के बाद क्या उसको वो एनालाइज कर सकता है? एनालाइज क्या होता है? जो चीज़ उसने कंसेप्ट सीखा है उसको टुकड़ों में बांटना। क्या वो टुकड़ों में बांट कर देख सकता है? देख सकता है तो वो एनालाइज कर सकता है। इसके बाद आ गया इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग मतलब क्या है? ये कौन करेगा? देखिए मुख्यतः करेगा तो टीचर। वैल्यू जजमेंट इसमें दिया जाता है, हमने अभी पढ़ा है पीछे वाले कंसेप्ट में। तो इवैल्यूएशन कौन करेगा? टीचर करेगा और वो देखेगा कि बच्चों को क्या उन्होंने सीख लिया है और क्या उनको जो है एप्लीकेशन करना उसका आया है या नहीं आया, एनालाइज करना आया है या नहीं आया। इन सारे चीज़ों को वो फोकस करते हुए जो है इवैल्यूएट करेगा। अब यहाँ इवैल्यूएशन जो है लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। इसके बाद यहाँ लास्ट में देखा जाएगा क्रिएटिंग। अब देखिए रिमेम्बरिंग भी हो गई, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, अप्लाई भी हो गया, एनालाइज मतलब विश्लेषित भी हो गया और इवैल्यूएट भी हो गया। अब यहाँ इवैल्यूएट करने के बाद उस ज्ञान को, उस नॉलेज को ये देखा जाएगा कि जो डिफरेंट चीज़ें बच्चे ने सीखी हैं, क्या उन डिफरेंट चीज़ों को मिलाकर वो कुछ नया क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है क्रिएट तो वो इस लेवल पर आएगा, अन्यथा वो 5वें लेवल तक ही रहेगा।
और क्रिएशन या क्रिएटिविटी या मेकिंग ऑफ समथिंग न्यू, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि समाज जो है या वर्ल्ड जो है बड़ी फास्ट पेस पर जो है बदल रहा है। तो बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में हमें बदलना ज़रूरी है, हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उन्हें बदलना ज़रूरी है। तो बदलेंगे कैसे? जब कुछ क्रिएट करने की हमारे अंदर क्षमता होगी। इसलिए इसको बड़ा एक महत्व दिया गया और लास्ट स्टेप पर इसको रखा गया है। तो आज हमने बात की है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।